नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म जयसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे संस्कृत शिक्षा शास्त्र, संस्कृत पेडागोजी का। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो पेडागोजी का जो कंसेप्ट होता है, हर एक पार्ट हर एक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50% का जो आपका स्कोर होता है वह पेडागोजी से रिलेटेड होता है, कंसेप्ट पर रिलेटेड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 13 में हम 15 प्रश्न करेंगे, जैसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत पेडागोजी का क्लास नंबर 13 का पहला प्रश्न। लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, यानी लघु खंडस्य जो काव्य होता है यह व्यवहार कैसे करता है, यह इसका व्यवहार किस प्रकार से होता है। कुत्र क्रियते वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, निबंधात्मक या निबंध परीक्षायाम या अंत्याक्षरी परीक्षायाम। देखिए लघु खंडकस, देखिए जो लघु खंडस होता है तो यह किस प्रकार का व्यवहार क्रिएट करता है या करता है, तो सभी को पता है शलाका परीक्षा। क्या हो जाएगा, शलाका परीक्षा व्यवहारम कुत्र कृते, तो लघु काष्ठ खंडस हो जाएगा। और लघु काष्ठ खंडस व्यवहार कुत्र कृते शलाका परीक्षा हो जाएगा। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शलाका परीक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की अत्यंत वैज्ञानिक एवं परिष्कृत मूल्यांकन विधि है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय विषयों को यथावत स्मरण रखने के साथ ही संपूर्ण शास्त्र का संगोपांग अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए यह विधि जो है शास्त्र संरक्षण के मुख्य वाहिका के रूप में मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है साथियों, गुरु मुखम इति साधनम विदते। ये बहुत बार टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है कि गुरु मुखम इति साधनम विदते। तो गुरु मुखम का साधन कौन सा होता है, भाषा कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। तो गुरु मुखम इति साधनम श्रवण कौशल विदते। गुरुमुख, गुरु से बोला गया जो साधन कैसे कहलाएगा, श्रवण। जो बालक बालिका होंगे, जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, जब आप बच्चों को कहानी कविता या कुछ पढ़ा रहे होंगे, तो आप गुरु मुखम यानी आपके मुख से जो बोला जाता है बच्चों के लिए क्या हो जाता है, वह श्रवण कौशल हो जाता है। ठीक है, और सभी जानते हैं गुरु मुखम श्रवण कौशलम साधन होता है। और सभी जानते हैं भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। पहला होता है श्रवण कौशल, सुनकर जो है अर्थ ग्रहण करने का कौशल कौन कहलाता है, श्रवण कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने वाला कौशल कौन सा कहलाता है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। पठन या वाचन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने वाला कौशल। और चौथा होता है लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने वाला कौशल। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, और क्लास को अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। दोस्तों, अभिनय कति विधो भवति, अभिनय के कितने विधि हैं, अब आपको बताना। अभिनय द्विविधि, चतुर्विधि, त्रिविधि, पंचविधि। अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं बेफिक्र, और 15 में से कितना स्कोर आप लोगों को बता सकते हैं। 8+ है, 10+ है, या 12 एबव आपका कितना स्कोर है। तो अभिनय के कितने विधि होते हैं, तो अभिनय के 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, अभिनय के 4 विधियां। अब आप बोलेंगे कौन कौन से होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आंगिक अभिनय, दूसरा होता है सात्विक अभिनय, तीसरा होता है वाचिक अभिनय, और चौथा होता है आहार अभिनय। अभिनय उस व्यक्ति का नाम है जो हाव भाव, मुद्राएं, वाणी, विचार आदि को नेतृत्व प्रदान करे और अपने मूल स्थान से आगे की ओर प्रेरित करे। आंगिक अभिनय अंगों द्वारा किया जाता है। वाचिक अभिनय बोलकर किया जाता है। सात्विक अभिनय सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे कठिन अभिनय होता है, इसे आंतरिक अभिनय भी कहते हैं। तो सात्विक अभिनय को आंतरिक अभिनय के नाम से जाना जाता है। और आहार अभिनय नाटक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाटक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनय आहार अभिनय कहलाता है। यह मंच एवं पात्रों के साज सज्जा पर बल देता है। चौथा प्रश्न है साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार कौन कहलाता है। बहुसमाधान प्रश्नाः, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्य सत्य निर्णय, उपर्युक्त सर्वे। तो सभी लोग जानते हैं वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है बहुसमाधान प्रश्न, ये भी आपका वस्तुनिष्ठ का प्रकार है। रिक्त स्थान ये भी वस्तुनिष्ठ का प्रकार है।
सत्य सत्य ये भी वस्तुनिष्ठ का प्रकार है, उपयुक्त सर्वे ये भी वस्तुनिष्ठ का प्रकार कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी वस्तुनिष्ठ के प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तुम शक्यते, यानी छात्र जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र में परीक्षण कैसे करते हैं, अध्ययन के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, पाठ्य पुस्तकेन के द्वारा या भाषणेन के द्वारा। तो देखिए छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रम परीक्षणम परीक्षा शक्यते, क्या कहते हैं, परीक्षा यहाँ पे सही होगा। अब आप बोलेंगे कैसे सही होगा, देखिए छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना ही परीक्षण कहलाता है। जो छात्र का ज्ञानात्मक क्षेत्र का अगर उसका परीक्षण करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कर्तुम शक्यते, क्या बोला जाता है, उसे ही परीक्षा बोला जाता है। या किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि या योग्यता की जांच के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। और परीक्षा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा। छठवां प्रश्न है साथियों, भाव अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विदते, यानी भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है व्याकरण को, श्रुत को, भाषा को, श्लोक को। तो सभी लोग जानते हैं भाव अभिव्यक्ति, देखिए भाव शब्द आ गया तो आप अपने जो भाव हाव भाव कैसे प्रकट कर सकते हैं। कोई बच्चा होगा जल्दी अगर कोई चीज़ बोलना हो तो वह अपने मातृभाषा में ही बोल पाता है। तो भाव अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन विदते, भाषा हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि भाषा वह साधन है साथियों जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा आंतरिक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है, क्योंकि यह अपने मनोगत विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। 7वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा या शिक्षणाएं कौशला नाम स्वाभाविक क्रम है। देखिए भाषा कौशल के कौशल से संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम पर पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। संस्कृत भाषा शिक्षण का कौशल का स्वाभाविक जो क्रम होता है, पहला होता है सुनना होता है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है लिखना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। यानी प्रथम हमारा सुनना और अंतिम लेखन होता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे में बोलना और तीसरे में पढ़ना होता है। यानी पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये संस्कृत भाषा शिक्षण का स्वाभाविक क्रम हो जाएगा। अब बात करेंगे 8वें प्रश्न की, आप लोगों की स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। दोस्तों लेखन कला है अत्यधिक महत्तम वर्ते, लेकिन लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है मंचेशु यानी मंच पे, नाट्य स्थलेशु यानी नाटक पर, नाटक स्थल पर, गृहेशु यानी गृह पर, या विद्यालयेषु विद्यालय पर। तो लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ पर होता है, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि विद्यालय पर लेखन कला का सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि छात्र लेखन के माध्यम से ही अपने विचारों तथा भावों को साहित्यिक रचना के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित कर सकता है। वस्तुतः लेखन कौशल का शिक्षण भाषाई कौशल में विशेष महत्ता रखता है। इसी का कारण ही है कि यह वार्तालाप तथा वाचन की तुलना में लेखन एक जटिल कौशल माना जाता है। 9वां प्रश्न दिया गया है, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमम कौशलम विद्यते। देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन होता है, मैंने आपको बताया था कि पहला जो कौशल होता है वह श्रवण होता है और अंतिम चौथा कौशल लेखन होता है। ये 2 प्रश्न पूछा जाता है। तृतीय कौशल पूछा जाएगा तो सुनना बोलना, तृतीय कौशल पढ़ना होता है। द्वितीय कौशल पूछा जाएगा, द्वितीय कौशल बोलना होता है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल हमारा श्रवण हो जाएगा, द्वितीय कौशल संभाषण हो जाएगा, तृतीय कौशल पठनम हो जाएगा, चतुर्थ कौशल लेखनम हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। नाटक पाठ योजनायाम शिक्षकः रंगमंचे कार्यति। देखिए नाटक पाठ योजना करते समय शिक्षक जो है रंगमंच पर क्या करता है, पाठन करता है, अभिनय करता है, लेखन करता है या वाचन करता है। तो नाटक पाठ योजना में शिक्षक जो है रंगमंच, देखिए रंगमंच पे क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति रंगमंच में अभिनय कर सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नाटक की पाठ योजना के अनुसार शिक्षक रंगमंच पर अभिनय करता है। नाटक काव्य और गद्य का एक रूप होता है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है।
अगला प्रश्न है साथियों, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, यानी कथा सुनने का अनावश्यक कौन होगा। ज़्यादातर पूछा जाता है आवश्यक, लेकिन यहाँ पे अनावश्यक मतलब नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो कथा श्रवण का कौन सा अनावश्यक होगा। कथा श्रवण, कथा का सुनना, ये तो आवश्यक होगा। सरल भाषा में कथा, ये भी आवश्यक है। कथया मुख्य विशेषता, ये भी सही है। लेकिन पुस्तकस्य प्रयोग है, कथा सुनने में पुस्तक का प्रयोग नहीं होता है, कथा बोलने में होगा। यह कथा, क्योंकि कथा जो होती सुनी जाती, इसमें पुस्तक की कोई जरूरत नहीं होती। तो कथा सुनने का अनावश्यक क्या हो जाएगा, पुस्तकस्य प्रयोग ही है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, चतुर्विधि भाषा कौशलाम क्रम निर्धारम अस्ति। देखिए, चतुर्विधि भाषा कौशल का क्रम निर्धारण कौन सा होता है, हमने पहले ही बात कर चुका है। आंसर सेम है, टोटल क्वेश्चन का यहाँ पर रिपीट हुआ है, या क्वेश्चन का एक हाव भाव परिवर्तित किया गया है, क्वेश्चन को एक अलग टाइप में यहाँ पे पेश किया गया है, या फेस आप लोग कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सुनना पहला होता है, बोलना दूसरा होता है, पढ़ना तीसरा होता है और लेखन चौथा होता है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, कि लिखित परीक्षायाः प्रश्नाय सन्ति, यानी लिखित परीक्षा के प्रश्न कहलाते हैं निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या सर्वे यानी सभी। तो लिखित परीक्षा के प्रश्न कौन कौन से होते हैं, आपका निबंधात्मक भी होता है, लघुत्तरात्मक भी होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी होती है। अर्थात हम डी ऑप्शन उपयुक्त सभी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं लिखित परीक्षा के अंतर्गत निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्न समाहित रहते हैं, जिसमें छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया जो होती है वह परीक्षा कहलाती है। छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया परीक्षा कहलाती। कोई पूछ सकता है आपसे नॉर्मल तौर पर कि चलिए आप एक तो शिक्षक हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए परीक्षा क्या कहलाती है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, छात्रों, स्टूडेंट, बालक बालिकाओं की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया परीक्षा कहलाती है। और परीक्षणों की रचना, प्रशासन, परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों की उपलब्धि सूची प्रक्रिया शामिल होती है। 2 प्रश्न और बचे हुए इस क्लास पर, कंटिन्यू करते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, सभी नोट करेंगे, सभी को फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, वहां पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। सारे पीडीएफ फाइल, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको फ्री में प्राप्त होंगे, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षक का परिवार है, आपका परिवार है, टीचर्स फैमिली है। तो दोस्तों, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बोधात्मक रूप में, ज्ञानात्मक में, रचनात्मक या सर्वमान्य होता है। देखिए, प्रमुख उद्देश्य संस्कृत शिक्षण का, संस्कृत पेडागॉजी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है बोधात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक रूप में भी होता है और रचनात्मक रूप में भी होता है, सर्वमान्य यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों 15वें प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि निबंधात्मक परीक्षा उपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा, यानी निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा जो है विश्वसनीय परीक्षा जो होती है, तो विश्वसनीय परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी या लिखित परीक्षा हो जाएगी, सभी कमेंट करेंगे। तो निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा विश्वसनीय जो परीक्षा होती है वह साक्षात्कार परीक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, सभी कमेंट करेंगे। देखिए, साक्षात्कार नहीं कहलाती है, क्यों नहीं कहलाती, इसका हम रीजन आपको बताने वाले हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगी। देखिए, निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा विश्वास, आपको विश्वास किस में होगा, आपको विश्वास यह है कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यह हमें विश्वास है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे नंबर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में कोई विश्वास नहीं होता कि 4 नंबर का है, कोई शिक्षक 2 नंबर देता है, 1 ही नंबर देंगे, 3 नंबर देते हैं, 4 बहुत ही कम देते हैं। लेकिन विश्वसनीय परीक्षा आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर ही मिलती है कि 1 नंबर का है तो 1 नंबर ही मिलेगा, आधा नंबर का है तो आधा नंबर ही मिलेगा। जबकि निबंधात्मक परीक्षण में विस्तृत उत्तर देने का प्रावधान होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मूल्यांकन सरल तथा निष्पक्ष होता है, जबकि निबंधात्मक परीक्षण में मूल्यांकन कठिन होता है तथा इसमें पक्षपात की पर्याप्त संभावना होती है। तो ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण संस्कृत पेडागॉजी संस्कृत शिक्षा शास्त्र के 15 लाजवाब क्वेश्चन, क्लास नंबर 13 है। इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर एक क्लास, हर एक
नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, फ्री क्लासेज आपको मिलती रहें, प्रिपरेशन को बेहतर करें, तैयारी को जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।